मुझे घर जाना है। वो उसके पास वापस आकर बैठा तो वो फ़ौरन बोली, क्यों नहीं मेरी जान, चली जाना, तुम घर चली जाना, बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। आओ पहले रूम में ज़रा आराम कर लो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो मज़ीद घबरा सी गई। रिलैक्स हो जाओ। उसका जिस्म कांपने लगा। उसको इस तरह से कांपते देखकर वो भी परेशान हुआ। उसने आहिस्ता से उसका हाथ थामा तो वो बुखार में तप रही थी। इज़ा, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो परेशानी से उठा। नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाने दो। वो उठकर खड़ी हो गई। जबकि उसके मज़ीद परेशान होने पर दामियार भी परेशान हुआ। इज़ा मेरी जान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्यों घबरा रही हो, क्या हो गया है? तुम्हें मैं घर छोड़ आऊँगा ना। उसका जिस्म जिस तरह से लरज़ रहा था कि उसे डर था कि कहीं वो बेहोश ही ना हो जाए। मुझे घर जाना है, अभी के अभी जाना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने घर जाना है। वो अचानक ही बुरी तरह से रोने लगी। इससे पहले कि दरवाज़ा खोलकर वो बाहर भागती, दामियार ने उसे थाम लिया। मुबश्शिर, तुम मेहमानों को खाना खिलाओ, तब तक मैं तुम्हारी बीवी जी को उनके घर छोड़ कर आता हूँ। वो आहिस्ता से उसका हाथ थामते उसे अपने साथ लगाता कमरे से बाहर निकल गया। जिस तरह उसकी हालत बिगड़ रही थी, वो समझता था कि वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, जबकि वो उसे हरगिज़ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसलिए उसकी बात मानते फ़ौरन ही उसे लेकर गाड़ी तक आ गया। इज़ा, परेशान मत हो, सब ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी घर छोड़ के आ जाऊंगा। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला तो इज़ा का जिस्म पूरी तरह से लरज़ रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब उसकी परेशानी बढ़ाने लगी थी। उसका इरादा तो निकाह के बाद उसके साथ कुछ खूबसूरत लम्हात गुजारने का था। जिस तरह वो बीमार हो गई, वो समझ गया था कि वो हरगिज़ इस कंडीशन में नहीं कि उसे मज़ीद डिस्टर्ब किया जाए। वो खामोशी से गाड़ी चलाता उसे उसके घर तक ले आया था। जबकि अपने घर की हदूद में दाखिल होते उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा और काफ़ी पीछे से ही गाड़ी से उतरते तकरीबन भागते हुए अपने घर की तरफ चली गई। दामियार ने पीछे आना चाहा लेकिन वो नहीं आया। वो खामोशी से गाड़ी रिवर्स करता हुआ वहाँ से वापस चला गया। उसके लिए इतना इत्मीनान काफ़ी था कि अब वो इसके निकाह में थी, उसकी थी और हमेशा उसी का रहना था उसे। अब उसे किसी चीज़ की कोई टेंशन न थी। वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था। तुम यहीं बैठो, मैं बस 10 मिनट में ये पेपर रजिस्टर करवा के आता हूँ। वो उसे वहीं बाहर बैठने का कहते खुद अंदर ऑफिस चला गया। जबकि इबादत वहीं आगे पीछे देखने लगी। जब उसका ध्यान सामने एक बूढ़े आदमी की तरफ गया जो एक कोने में बैठा बहुत परेशान दिख रहा था। वो परेशानी से चलती उसके पास आ गई। पास आकर देखा तो वो आदमी रो रहा था। अंकल, आप ठीक तो हैं? इस तरह से रो क्यों रहे हैं? खैरियत तो है ना? कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। वो परेशानी से उसके पास बैठ गई। क्या बताऊं मेरी बच्ची, मेरे हालात बहुत ख़राब है। गांव की ज़मीन थी, वहां पर हवेली वालों ने कब्ज़ा कर लिया। 11 साल से केस चल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। वकीलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि हद नहीं। ना वकीलों को उनकी फ़ीस दे पा रहा हूँ और ना बेटी का जहेज़ बना पा रहा हूँ, ना बेटे की पढ़ाई का खर्चा पूरा कर पा रहा हूँ। दिल करता है कि खुदकुशी करके मर जाऊँ। ज़िंदगी तंग हो गई है। केस लड़ रहा हूँ, बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन केस की तारीख नहीं मिल रही। अब तो बच्चे कहते हैं कि वो ज़मीन कभी नहीं मिलेगी मुझे, मुझे भूल जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने माँ बाप की ज़मीन को कैसे छोड़ दूँ? अंकल, आप परेशान ना हो, ये फ़ाइल मुझे दे दीजिए। वो उसने वो फ़ाइल थामनी चाहिए। रहने दो बिटिया, तुम भी क्या करोगी? वो लोग बहुत अमीर हैं, किसी वकील को टिकने ही नहीं देते। पता नहीं इन अमीरों को मुझ गरीब की ज़मीन में ऐसा क्या दिख गया कि दुश्मन बन गए। अंकल, आप परेशान मत हो, ये केस आप मुझ पर छोड़ दें। कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अब भी मौजूद हैं। और वकील की टेंशन भी आप छोड़ दें, आपको आपकी ज़मीन वापस ज़रूर मिलेगी। वो उनसे वादा कर रही थी। तुम क्या किसी अच्छे वकील को जानती हो जो कम फीस में ये काम कर देगा? वो एक उम्मीद से पूछने लगे। जी हाँ अंकल, मैं एक ऐसे वकील को जानती हूँ जो आपसे फ़ीस भी नहीं लेगा और आपका काम भी कर देगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। वो फ़ाइल उठाकर उनके करीब से उठती वहीं आ गई जहाँ ज़रान उसे छोड़ कर गया था। ज़रान थोड़ी देर बाद ऑफिस रूम से बाहर निकला तो उसके हाथ में पकड़ी फ़ाइल देखी जो वो उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी। कौन सी फ़ाइल है? वो फ़ाइल पकड़ते पूछने लगा। मेरी शर्त नंबर 1, रुखसती के लिए, बाकी तो सोच कर बताऊँगी, चलिए। वो उसे आने का इशारा करती खुद गाड़ी की तरफ बढ़ चुकी थी। जबकि वो फाइल चेक करने लगा। करना क्या है मुझे, ये भी तो बताओ। वो उसके साथ आया। आपको इस आदमी को इंसाफ दिलाना है। ये एक गरीब इंसान की ज़मीन है जिस पर कोई अमीर आदमी कब्जा करके बैठा है और उस आदमी के पास अब फीस अदा करने के भी पैसे नहीं हैं। इसलिए आप ये केस बिल्कुल फ्री लड़ेंगे मेरी शर्त के मुताबिक। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती अंदर बैठ चुकी थी, जबकि ज़रान फाइल अंदर की तरफ फेंकता खुद ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। इसा, तू कहाँ चली गई थी? हम तुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे। हद होती है लापरवाही की।
गई कहाँ थी तू इस तरह से? इस तरह कोई घर से निकलता है क्या बगैर बताए, बगैर किसी को इन्फॉर्म किए? वो जैसे ही घर के गेट के अंदर दाखिल हुई, सब परेशानी से बैठे हुए थे। अम्मी गुस्से से उसकी तरफ आई थी, जबकि वो बिना कुछ कहे अम्मी को देख रही थी, तो कभी उनके पीछे से आती चाची को। तभी घर में बारीक और उसके पीछे ज़बर दाखिल हुआ। कहाँ गई थी तू इस तरह से? कोई जाता है क्या इस तरह? कि अब बताओ मुझे, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया था जो तुम किसी को बिना इन्फॉर्म किए इस तरह घर से निकल गई? बेवकूफ़ लड़की, इस तरह की गलती दोबारा की ना बहुत पीटूंगी मैं। अम्मी, उसे पता नहीं उस वक्त क्या क्या कह रही थी, जबकि वो घूमते सर को थामती अगले ही लम्हे होशो हवास से बेगाना होती ज़मीन पर गिरने वाली थी कि बारिक ने उसे थाम लिया। इज़ा, इज़ू आंखें खोलो, क्या हो गया इज़ू बच्चे, आंखें खोलो। वो परेशानी से उसके गाल थपथपाने लगा, जबकि उसके बुखार की हिद्दत महसूस करते वो परेशान हुआ। अम्मी, क्या आप डांटने लग जाती हैं? बुखार है इसे कितना तेज़, बिना सोचे समझे आपने इसे डांटना शुरू कर दिया। देखें कैसी हालत है इसकी। वो उसे अपनी बाजुओं में उठाए तेज़ी से अंदर की तरफ भागा, जबकि ज़बर ने मोबाइल निकालते जल्दी से डॉक्टर को कॉल की और फिर खुद भी तेज़ी से उसके साथ ही अंदर आ गया। वो इज़ा को उसके कमरे में ले जाते हुए बेड पर लेटा था, उस पर कंबल डाल चुका था, क्योंकि उसका पूरा वजूद शायद सर्दी से लरस रहा था। यकीनन इसे सर्दी लग गई होगी। अल्लाह, ये इतनी बीमार कैसे हो गई? सुबह तो ठीक ठाक थी माशाल्लाह, चलती फिरती बातें करती, अचानक से क्या हो गया इसे? अम्मी की परेशानी में अच्छा खासा इजाफा हो गया था, जबकि बारिक अब डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था। ये ठीक है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा गई हैं, डर गई हैं, इसकी वजह से इन्हें बुखार हो गया। कोशिश करें इनका डर दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास है, ख्वाब में या अकेले में किसी चीज़ से खौफज़दा हो गई हैं, ख्याल रखें इनका। और ये मेडिसन टाइम टू टाइम इन्हें देते रहे, ठीक हो जाएंगी ये। और इनकी सोचों को कम करें, क्योंकि इनमें खून की भी शदीद कमी हो रही है। इन्हें सोचों से निकाल कर बातों में लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप इनकी टेंशन इस तरह से दूर करने की कोशिश करें तो ये ठीक हो जाएंगी। ये डॉक्टर उसका प्रॉपर मुआयना करने के बाद उन लोगों से बोला था। डॉक्टर उन्हें बताकर जा चुका था, जबकि वो सब उसके दाएं बाएं हो गए थे। उसकी तबीयत ख़राब सोचकर उसके भाइयों का क्या हाल होता था ये तो वो जानते थे, या फिर उनके घर वाले। ये सब कुछ दामियार की वजह से हुआ है भाई, मैं कसम खा के कहता हूँ, जब तक मैं उस कमीने को उसके अंजाम तक नहीं पहुँचाऊँगा ना, सुकून से नहीं बैठूँगा। ज़बर गुस्से से कहता नरमी से ईज़ा के सर पर हाथ फेरते बोला, इंशाल्लाह ज़बर, हम सब मिलकर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं उसको। जो उसने हमारी बहन के साथ किया है ना, उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं यहीं पर हूँ इज़ा के साथ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है तो आराम किया। अब की बार बारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता उसके पास बैठा रहा, तो बारिक खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो हरगिज़ यहाँ से उठने वाला नहीं था जब तक उसे यकीन ना हो जाता कि इज़ा अब ठीक है। ज़बर बेटा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हारे बाजू पर शदीद चोट लगी है। अम्मी ने उसे समझाना चाहा। अम्मी, आप तो कुछ ना कहें, मैं आपसे भी सख्त खफा हूँ। क्यों डांटा था आपने इतनी ज़ोर से? क्या हो गया था अगर इज़ू ऐसे घर से बाहर चली गई थी? हो सकता है चहलकदमी के लिए यहीं कहीं आसपास गई हो। वो नाराज़गी से माँ को देखते हुए बोला, बेटा मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे डांटने से इसको इतना बुखार चढ़ जाएगा। इसको तो मार खाने से भी कुछ नहीं होता। मेरी अम्मी तो खुद परेशानी से बैठी थी, जबकि बारिक उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। बाबा को आने दे, शिकायत लगाता हूँ आपकी। डांटती भी हैं और मारती भी हैं इस बेचारी को, इसीलिए तो इतनी सी हो गई है। डॉक्टर ने खून की कमी बताई है, लगता है आपकी मार खाकर इसका खून खत्म हुआ है। देख रही हैं ना इसकी हालत। आज के बाद आपने इसे डांटा या मारा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो तो खुलेआम अपनी माँ को धमकी देने लग गया। बेटा हिसाब में रहो, तुम्हें भी मैंने ही पैदा किया है। अम्मी ने फ़ौरन याद करवाया। हाँ तो मुझे मारे ना, मुझे डांटा करे ना, मार मार के हलवा बना दे, उफ तक नहीं करूँगा, बट इज़ू को मत मारा करें अम्मी। हालत देखें इस बेचारी की। वो फ़ौरन ही अच्छा बच्चा बनता उनके पास आते उनकी गोद में सर रख गया। अम्मी प्लीज़ इसका ख्याल रखें, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसको बीमार देख कर ना सुकून नहीं आता मुझे। वो परेशानी से बोला तो अम्मी मुस्कुरा दी। मेरी जान, मुझे भी सुकून थोड़े ही ना मिलता है इसे बीमार देख कर, और मैं कोई शौक़ से नहीं मारती। जब ये उल्टे सीधे काम करती है तभी मार खाती है। और तुम अब कमरे में चलकर आराम करो, तुम्हारे बाजू पर भी कितनी चोट लगी है। अम्मी को उसकी भी फिक्र थी। नहीं, जब तक इज़ू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती ये उठकर मुझे बताती नहीं कि मैं ठीक हूँ, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा इसके पास। वो उनकी गोद से सर उठाता एक दफ़ा फिर से इज़ा के सिराने आ बैठा। डॉक्टर ने उसे सुकून का इंजेक्शन दिया है। ज़बर भाई, इसे तो होश आना नहीं सुबह तक।
आप आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है। ज़ोरिश ने भी उसे समझाना चाहा, जबकि बाहर से आने वाली आवाज़ पर वो सब लोग एक दूसरे को देखते बाहर निकले। या अल्लाह शहीर, ये तुम्हें क्या हो गया? शहीर को ज़ख्मों से चूर देखकर वो दोनों तेज़ी से भागते नीचे पहुंचे थे, जबकि दो आदमियों के सहारे पर आकर वो सोफे पर बैठ गया। उसके बाजू पर पट्टी बंधी थी, जबकि सर पर भी चोट थी। पता नहीं, कोई सियासी पार्टी थी यार। मुझे किसी सियासी पार्टी का रुकन समझकर उठा लिया, बहुत मारा, और फिर फ़ोन आया कि उन लोगों ने गलत आदमी को उठा लिया। तब जाकर मुझे अस्पताल फेंक कर खुद गायब हो गए। न जाने कौन थे। सुबह ऑफिस के करीब जा रहा था जब इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। वो सोफे पर बैठते उन्हें बता रहा था, जबकि ज़बर तो उसकी बातें सुनता परेशान हुआ। अल्लाह अल्लाह, आज का दिन ही भारी है। कैसे मेरे सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ज़बर को गोली छूकर गुजर गई। तुम्हें पता नहीं किन लोगों ने अगवा कर लिया। इज़ा बीमार है, मैं सदका देती हूँ तुम लोगों का। अम्मी को जो हल समझ आया उस पर फ़ौरन अमल करते वो मुलाजिम को बुलाती उसे सदका देने का कहने लगी, जबकि आज का दिन वाकई उन पर बहुत भारी साबित हो रहा था। सबके साथ ही कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था। सदका तो बनता था उनका। मुझे डिटेल्स दो, मैं पता करवाता हूँ कि कौन इस तरह की हरकत कर सकता है। किसी को देखा तुमने? ज़बर ने उसकी तफ्तीश शुरू कर दी थी। नहीं यार, मेरी आंखों पर काले रंग की पट्टी बंधी थी, किसी को देखा नहीं। हाँ, लेकिन वो आदमी जो मेरे सर पर खड़ा था वो तकरीबन 6 फुट का था यार। बहुत भारी हाथ था उसका। मैं ईज़ा को देखता हूँ, क्या हुआ है, बीमार कैसे हो गई? उसे खुद से ज़्यादा ईज़ा की फ़िक्र होने लगी। पता नहीं, डॉक्टर ने कहा है किसी चीज़ की टेंशन ली है उसने, और खून की कमी है। चलो खैर आओ, उसी के कमरे में चलकर बैठते हैं, तुम वहीं पर आराम कर लेना। वो उसे थाम कर ऊपर की तरफ ले जाने लगे, जबकि अम्मी का बहुत दिल कर रहा था उसे मना करने का। उनका दिल चाहता था कि वो मना कर दें ईसा के कमरे में जाने से, उसे आराम करने दें ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो। लेकिन फिर सोचा कि वो भी कहीं ज़बर की तरह सुनाने ना लग जाए, इसलिए खामोश हो गई। मैं हल्दी वाला दूध तैयार करती हूँ इन दोनों के लिए। अरूश बेटा तुम ले जाना ऊपर। अरूश को फिर से कमरे की तरफ जाते देख अम्मी ने कहा तो वो वापस पलट आई। जी अम्मी, मुझे दे दीजिए, मैं दे आती हूँ, बल्कि मैं ही तैयार कर देती हूँ दूध, आप आराम करें। उसने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की थी। बेटा, हमारे घर में 2 दिन की दुल्हन से किचन में काम नहीं करवाया जाता, बाद में तुम ही लोगों ने संभालना है सब कुछ। अभी आराम करो, यही तो दिन होते हैं हंसने खेलने के। आज तुम लोगों की दावत थी ना, मैं उन्हें फ़ोन करके मना कर देती हूँ। शहीर की हालत ऐसी नहीं है कि उसे कहीं भेजा जा सके। वो काम करते साथ साथ बातें भी करती जा रही थी, जबकि वो खुद भी कहीं नहीं जाना चाहती थी। इसलिए अम्मी की बात सुनकर पुरसकून हुई। ये किस तरह का केस है और तुम क्यों चाहती हो कि मैं ये केस लड़ूं यार? तुम इतनी बेवकूफ़ हो। यहाँ पर दिन में हज़ारों लोग ऐसे बैठे होते हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं। किसी के पास फ़ीस देने के पैसे नहीं होते और किसी की कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को कोई धमकियों में आ जाता है किसी की। ये सब कुछ बहुत नॉर्मल और आम सी बातें हैं। इनमें अपना सर खपाने से बेहतर है तुम अच्छी अच्छी शराइत निकालो कोई, जिन्हें करते हुए मुझे भी मज़ा आए और तुम भी इंजॉय करो। ये क्या फजूल सी चीज़ ले आई हो तुम मेरे पास? वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, जबकि वो अब उसे इस केस के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। नहीं ज़रान, ये आदमी बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे अपनी बेटी का जहेज़ बनाना है, बेटे की पढ़ाई मुकम्मल करवानी है। ज़िंदगी मुश्किल में है उसकी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे यकीन है आप इसकी मदद करने में मेरा साथ ज़रूर देंगे। ऑफ़ कोर्स मेरी जान, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी जान, जो तुम कहोगी वो होगा। मैं ज़रूर ज़रूर इस आदमी का केस लड़ूंगा, क्योंकि ये मेरी शर्त है और ये तीनों शर्तें मेरी मजबूरियाँ बारात लाने के लिए। तो यस, मैं ये करने को तैयार हूँ, लेकिन लोगों की बातों में आकर ज़्यादा इमोशनल मत हो जाया करो। यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत से मसाइल, सब कुछ देखना पड़ता है। खैर, मैं मज़ीद इस केस के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। तुम चाहती हो कि मैं ये केस लड़ूँ तो ज़रूर लड़ूंगा, बस बात ख़त्म। वो उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था, जबकि वो खुश हो गई थी। आखिर वो उसकी बात मानने को तैयार जो हो गया था। वैसे ज़रान, आप एक केस के कितने पैसे लेते हैं? वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी। तुम क्यों पूछ रही हो? वो उल्टा उसी से सवाल करने लगा तो उसने कंधे उचकाए। बस ऐसे ही, बारिक मामू इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा अमीर हैं, इसलिए पूछा मैंने कि आप एक केस के कितने पैसे लेते हो। मैं सामने वाली पार्टी देख कर डिमांड करता हूँ। अगर केस मुश्किल हो तो कीमत ज़्यादा होती है, केस आसान हो तो पैसे कम लेता हूँ। लेकिन मैं आसान केसेस में हाथ नहीं डालता हूँ, मेरे ज़्यादातर केस काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। लाइक सबसे कम 15 लाख से स्टार्ट होता है, सबसे ज़्यादा 80 लाख तक जाता है। अगर केस में टाइम लेना हो, लंबा खींचना हो तो सालों पर डालना हो। 1 डेढ़ करोड़ भी हाथ से नहीं जाने देता मैं कोई सरकारी वकील नहीं हूँ जो 10-20 हज़ार पर निबट जाऊँगा। मैं ज़्यादातर उन केसेस में डालता हूँ जहाँ सामने वाले की औकात इतनी हो कि वो मेरी फ़ीस अदा कर सकें। मतलब आप सिर्फ अमीर लोगों के केस लेते हैं, फिर क्या फ़ायदा? मसले तो गरीबों के साथ होते हैं ना। अब देखिए, ये गरीब
ये गरीब आदमी बेचारा अपनी ज़मीन के लिए 11 साल से लड़ रहा है। अमीर तो वैसे भी शहंशाही होते हैं, उन्हें कोई मसला होता ही कहाँ है। अब देखिए ना, इस आदमी के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो किसी अच्छे वकील की फ़ीस अदा कर पाता। ऐसे लोगों की मदद हमें करनी चाहिए ना। अल्लाह पाक ने तो आपको इतना नवाजा है, इतनी दौलत दी है, तो आप गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचते? गरीबों के बारे में सोचकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। और तुम बहुत इमोशनल हो। तुम्हें वकालत का एक असूल बताता हूँ, हमेशा याद रखना। वकालत करते हुए अपने इमोशंस एक साइड पर रख दो, तभी कामयाबी मिलेगी। अभी उस आदमी को देख लो, ये हो सकता है रो रहा हो, अपनी बेटी का जहेज ना बना सकता हो, शायद बेटे की पढ़ाई का मसला बयान करता हो। 11 साल से केस लड़ सकता है, तारीख निपटा सकता है, लेकिन 11 साल से किसी अच्छे वकील को हायर नहीं कर सका। उनकी कोई भी मजबूरी हो सकती है, वरना 11 साल कोई थोड़ी नहीं लड़ता। वो फ़ौरन उसके दिफा में बोली, यही तो मसला है मेरी जान, तुम्हारा इमोशनल हो गई ना। वकालत के पेशे में इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। अब तुम अदालत के बाहर स्पेशल एरिया से उसके पास जाओगी तो तुम्हें वो अपनी ही मजबूरियाँ बताएगा। हाल हवाल और खैरियत तो तुमसे पूछने से रहा। तुम्हें क्या लगता है वो आते जाते हर इंसान के सामने रोता होगा, उसे बताता होगा कि मेरे साथ ये मसला पेश आ चुका है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसने तुम्हें देखा मेरे साथ या फिर किसी स्पेशल एरिया में वेट करते हुए, उसे अंदाज़ा हो गया तुम किसी अच्छे वकील को जानती हो, इसलिए उसने तुम्हारे सामने रोना धोना किया, और अब तुम इमोशनल ब्लैकमेल हो भी गई। और अब उसका केस मुझ तक ले आई, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना करते हुए। बस तुम चाहती हो कि किसी भी तरह उस आदमी का मसला हल हो जाए। उसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी के एक इम्पॉर्टेंट विश को साइड पर लगा रही हो। खैर, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। तुम्हारी ख्वाहिशें मैं सारी ज़िंदगी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे इतना कहूँगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, वरना तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। कल को तुम्हें वकील बनना है, अपना ख्वाब पूरा करना है, तुम्हें घर छोड़ दूँ या वापस ऑफिस ही चलें? वो शरारती निगाह से उसे देखते हुए बोला, अब घर ही चलें, 6 से ऊपर हो चुके हैं। वो फ़ौरन बोली, जबकि ज़रान मुस्कुराकर गाड़ी घर के रोड पर डाल चुका था। छोड़ो, घर जाकर क्या करोगी, मेरे साथ चलो ना। वो शरारत से उसके करीब झुका, सीधे तरीके से घर छोड़े मुझे। वो फ़ौरन पीछे हटते हुए बोली तो ज़रान दिलकशी से मुस्कुराया, चलो यार, सीधे तरीके से घर छोड़ता हूँ तुम्हें, और फिर सीधे तरीके से बारात लेकर आऊँगा। वो आंख दबाकर बोला, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी।